हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल हम लोगों के अभी तक महाकाल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने जो पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात हो, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हो, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जो पॉलिटी की जो मास्टर क्लासेस चल रही हैं, इनका एम है कि किस तरीके से आप 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी मेंस 2026 में। उसके लिए लगातार मैं पूरी जी जान पूरे एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। और आप लोगों का भी ये दायित्व है, कर्तव्य है कि ड्यूटी है आपकी कि आप पूरे अच्छे तरीके से उन लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको 2 बार कम से कम देखें। और पहले मैंने इस चीज़ पर एम्फेसिस किया था कि आप लोग शॉर्ट समरी बनाएंगे हर लेक्चर की। हर लेक्चर के पूरा 1 बार देखने के बाद, 2 बार देखने के बाद बहुत ही रनिंग नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट समरी सिर्फ कीवर्ड्स की। और रजिस्टर में 1 या 2 पेज आप छोड़ते जाएंगे। जैसे पहली क्लास हुई, पहली क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया उसको आपने नोट किया, फिर 1-2 पेज आपने छोड़े नोट्स बनाने के बाद, जो मैं डिक्टेट कराता हूँ क्लास में उसको अच्छे से डिक्टेट किया और 1-2 पेज छोड़ दिए। जिससे क्या होगा, 1-2 पेज छोड़ने से कि उसमें हम समरी बना सकते हैं। और कुछ भी करंट अफेयर का टॉपिक है जो मैं आगे चल के आपको करंट अफेयर भी पूरा दूंगा पॉलिटी का, तो उस करंट अफेयर को भी आप कहीं ना कहीं उसमें लिंकेज कर सकते हैं और करंट अफेयर को वहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर पर कुछ भी टॉपिक आया मान लीजिए न्यूज़ में, या कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ नई चीज़ आ गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर कोई नया केस आ गया, तो उसको हम अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। और आज से हम फंडामेंटल राइट एक चैप्टर है और इसमें मान के चलिए आपकी लगभग इस पर अच्छी खासी क्लासेस लग जाएंगी। जैसे अभी हम डिस्कशन करेंगे ना, तो आने वाले 7-8 दिन तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 दिन अभी लग जाएंगे फंडामेंटल राइट में, राइट। क्योंकि अभी बहुत सारा डिस्कशन करना है, बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट है। इसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी। बट अभी जो फंडामेंटल राइट है काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो है ना ये चैप्टर। कहीं भी हम इसको आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं, एथिक्स में भी कोट कर सकते हैं, केस स्टडी में कई जगह, हजारों जगह। सो फंडामेंटल राइट चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे केस लॉ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप लोग सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें और जिसमें आपने अभी तक 3 लेक्चर लिखे हों, और एक सिंगल नोटबुक बनाना। सबसे बड़ी बात तो ये है, 500 पेज का एक रजिस्टर लेना लगभग, और एक ही रजिस्टर में सब कुछ आपको मेंटेन करना है, और 1-1 पेज 2-2 पेज छोड़ते जाना है हर लेक्चर के बाद, जिसमें हम करंट अफेयर और जो भी समरी है वो बनाते चलेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। सो फंडामेंटल राइट की बेसिकली मैं बात करूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट इंडिया में भी इनकॉर्पोरेट किए गए तो अमेरिका से लिए गए हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स का जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन है अमेरिका से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। यानी पहले तो अमेरिका में फंडामेंटल राइट आ गए थे और उन्हीं फंडामेंटल राइट से फिर इंडिया में अडॉप्शन हुआ इन फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट होते क्या है, तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि वो बेसिक राइट जो किसी भी सिटीजन से आप छीन नहीं सकते, वो किसी ना किसी सिटीजन को आपको देना ही पड़ेंगे। स्टेट किसी भी हालत में जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक राइट है, जो मूलभूत राइट हैं, उन मूलभूत राइट को, उन मूलभूत जो सिटीजन के पास सेफगार्ड राइट्स हैं, उनको किसी भी हालत में स्टेट जो है सिटीजन से छीन नहीं सकता। यानी वो तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। और अगर स्टेट ने अपनी मनमानी करना चाहिए, कोई भी एनआरकी प्रिवेल करना चाहिए, पुलिस फोर्स के थ्रू सिटीजन के उन फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करना चाहिए, तो सिटीजन के पास राइट्स है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। यानी वो सिटीजन, वो नागरिक आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, अगर आप उस सिटीजन के उन पर्टिकुलर राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को अगर आप कर्व करते हैं। तो इस डिस्कशन में हम आगे बढ़े तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो कि बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से इंस्पायर हैं, तो अमेरिका से इंस्पायर तो हैं, बट क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका के हैं और फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया के हैं। तो इस डिफरेंस को हम सबसे पहले देखेंगे। सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें
वैसे तो हम पूरे सारे फंडामेंटल राइट जितने भी हैं उनको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिक जो 4 पॉइंट जो डिफरेंस के हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उनको हम देखें तो हम देखेंगे कि पहला जो पॉइंट सब वो ये है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो ओरिजिनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के ओरिजिनल पार्ट में आते हैं। बट अमेरिका की जब मैं बात करता हूँ तो अमेरिका में 1791 का जो एक्ट है, 1799 का जो एक्ट है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स आते हैं। उसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट को कंसिडर करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स कैन हैव अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन and they are qualified in nature. While if we talk about America, so fundamental rights in America are absolute in nature. इस बात का मतलब ये हुआ कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 19 में हम पढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट है, डिफेमेशन के केस पे किसी की मानहानि का केस हो गया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से राइट टू रिसाइड सेटल एनीवेयर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी अगर हमें सेटल होना है तो जो नागा लोग हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, उसमें इनर लाइन परमिट का भी कंसेप्ट है। वहाँ अगर हमें एंट्री करना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा रिसाइड करने के लिए वहाँ पर, या टूरिस्ट के लिए हम जा रहे हैं, जिससे कि उन लोगों का जो कॉमन कल्चर है, जो भी डांस ड्रामा फोक म्यूजिक है, कॉमन कल्चर कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रिजर्व रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। उसी प्रकार पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ के ग्राउंड पर, डिफेंस के ग्राउंड पर, इंडिया के डिफेंस जो भी सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके ग्राउंड पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बट अमेरिका के केस में क्या है, अमेरिका के केस में फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, यानी अमेरिका के केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं नेचर में। जैसे कि मैं आपको बताऊं थोड़ा, टेक्सा वर्सेस जॉनसन, टेक्सा वर्सेस जॉनसन जो केस हुआ था, उसमें वहाँ के जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे जॉन रीगन, तो जॉन रीगन के खिलाफ जो है जॉनसन नाम के व्यक्ति ने अपना कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ उनका जो है मेल नहीं करता था। जो सिटीजन थे उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी और गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो, तो उन्होंने क्या किया, अपने आक्रोश को शो करने के लिए, अपने एंगर को शो करने के लिए अमेरिका का जो फ्लैग था उसको बर्न कर दिया। और वो बर्न कब करा, जब वहाँ से रैली जा रही थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉन रीगन साहब अमेरिका के। तो जब जॉनसन ने अमेरिका के फ्लैग को बर्न किया, जला दिया, तो केस गया कहाँ पर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। जब केस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को भाई लगा यार कि कैसा कर दिया, क्या काम कर दिया सिटीजन ने, ये तो अच्छी बात नहीं है। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको पूरा एनालाइज करा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट है जॉनसन का, बट हमें इस बात का बहुत दुख है और हम चिंतित हैं इस चीज़ को लेके कि नागरिक इस हद तक जा सकते हैं कि वो अपने ही देश के फ्लैग को, जिसका सम्मान करना चाहिए, बट सम्मान करने की बजाय अपने ही देश के फ्लैग को वो जला रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जॉनसन का राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एंगर को शो करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट रखने के लिए। सो उसको सही भी ठहराया गया, मतलब इस तरीके से। सो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में वो केस होता तो जेल में सड़ रहे होते आज जॉनसन साहब, बट अमेरिका में तो क्या है कि भाई उनको प्रिविलेज मिला। सो अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट इन नेचर है, एब्सोल्यूट है फंडामेंटल राइट। बाकी इंडिया में वही फंडामेंटल राइट क्या है, आपके क्वालिफाइड है और उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो माना जाता है कि इंडिया में जो प्रेस है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया के डेमोक्रेसी में भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम इस प्रेस को। बट प्रेस का प्रोविजन कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। इसका मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इस बात का मेंशन नहीं है कि प्रेस के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल है जो उसको सेफगार्ड करना है, ऐसा नहीं है। बट अगर हम बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के संविधान में जो प्रेस है उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस बात को भी सेफगार्ड किया गया कि वहाँ के लोग जो है आर्म को भी बियर कर सकते हैं, गन वगैरह अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। बाकी इंडिया में से नहीं है।
सो एब्सोल्यूट राइट्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। और प्रेस की बात करें तो प्रेस के लिए फ्रीडम एक्सप्लिसिटली वहाँ के आर्टिकल में संविधान में मेंशन्ड है, बट इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। इंडिया के केस में एक्सप्लिसिटली प्रेस का फ्रीडम मेंशन नहीं है। फिर हम बात करें कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 29-30 में आर्टिकल 30 में सेफगार्ड किए गए हैं। जो रिलीजियस कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट के तहत प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। बट बात करूं मैं अमेरिका की, सो अमेरिका में कहीं से कहीं तक जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। सो बेसिकली 4 पॉइंट है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आप ये लोग नोट कर लेना। आप मैं साइड हो जा रहा हूँ थोड़ा। पहले हेडिंग डालना पहले कैसा लिखना, टॉपिक डालना फंडामेंटल राइट्स, टॉपिक डालना फंडामेंटल राइट्स, और अब उसमें लिखना, मैं नोट करा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर टेकन फ्रॉम यूएसए, they are inspired from bill of right USA. These fundamental rights are basic and important rights which cannot be taken away by state. If state take any decision or curb fundamental rights of citizen, then citizen can approach Supreme Court under Article 32 and under Article 226 to High Court, यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक बता दिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि इनको कर्व नहीं किया जा सकता, कोई स्टेट उनको ले नहीं सकता। अब बात करते हैं, आप क्या करना, एक पेज को डाइसेक्ट करना दो पार्ट में। एक तरफ लिखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक तरफ आप लिखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और बीच में एक बढ़िया प्रॉपरली लाइन बना देना, ठीक है। ये लक्ष्मण रेखा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं आएगा, अमेरिका का यहाँ नहीं जाएगा, बीच में से बाइसेक्ट कर देना, पूरे पेज को डाइसेक्ट कर देना। अब पहला पॉइंट लिखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लिया। फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना कि दे आर इंसर्टेड थ्रू 1791 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1791 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर लिखना सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में लिखना कि फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबल इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिफाइड इन नेचर, एग्जाम्पल के लिए लिखना तो डिफेमेशन लिख लेना, पब्लिक मोरालिटी लिख लेना, राइट, और इंटरनेशनल जो भी ट्रीटी वगैरह हैं, या फिर इनर लाइन परमिट मैंने बताया, तो ऐसा लिख लेना आप एग्जाम्पल देके, उससे क्या लंबे समय के लिए याद रहेगा। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, एग्जाम्पल में लिख लेना टेक्सा TEXA वर्सेस जॉनसन JOHNSON जॉनसन, और उसमें लिख लेना बर्न फ्लैग, बट सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया मैटर को। बर्न फ्लैग तो उससे क्या है, बर्न फ्लैग जब भी पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में अडर हो जाएगी चीज़ें कि हाँ बर्न फ्लैग सर ने बताया था, ऐसा ऐसा है संजय सर ने, सो लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरफ लिखना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिखने के बाद चौथा पॉइंट लिखना कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट mentioned explicitly in Indian Constitution, और इस तरफ लिखना कि religious and linguistic minority rights are not explicitly mentioned। तो इस तरीके से 4 पॉइंट इस तरफ लिख लिए, 4 पॉइंट इस तरफ लिख लिए, ये वाला टॉपिक हमारा हुआ शुरुआत का कंप्लीट। अब आगे डिस्कशन हम देखते हैं राइट्स के बारे में कि राइट्स कितने तरीके के होते हैं। राइट,
तो सबसे पहले एक बात समझते हैं हम कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान क्या है? बेसिक जो भी रूल है, बेसिक जो टेक्स्ट है, बेसिक लॉ है, कानून है, रूल है, नियम है, उनका सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ लॉ, ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और ये संविधान जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इतना बल्कि डॉक्यूमेंट था, तो इसलिए इस संविधान को हमने क्या है? पार्ट में डिवाइड करा है। मैं बार बार इसलिए आपको रोज रिवाइज कराता हूँ जिससे चीज़ें आपको रट जाएं। जैसे आर्टिकल सारे मुझको रट गए हैं, वैसे ही आर्टिकल आप लोगों को रट जाएं। सो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में डिवाइडेड है और पार्ट फर्दर आर्टिकल में डिवाइडेड है। इसको बड़ा रखते हैं आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में डिवाइडेड है और पार्ट आर्टिकल में डिवाइडेड है। अभी पार्ट जो है, इसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे पार्ट 1 मैंने बताया था, क्या ये सही है? बताओ, अगर गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो लाइव नहीं चल रहा सेशन, बट जब भी आप लोग ये लेक्चर देखेंगे ना, तो उस समय बताना कि क्या है जो वन लिखा है सही है, वन गलत है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैंने जानबूझ के लिखा है। वन आएगा ऐसा रोमन वाला, और ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। जब भी आंसर राइटिंग में लिखेंगे ना, आंसर राइटिंग करेंगे, वहाँ पर जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, तो उसको लिखना पड़ेगा रोमन में 3, तो ऐसा ही लिखना रोमन में। अगर आप 1 2 3 ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो बस बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, इसके नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में, राइट मेंस में। सो पार्ट 1 रोमन में ऐसे लिखना, फिर पार्ट 2 ऐसा लिखना, पार्ट 3 इस तरीके से। सो पार्ट 1 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात हमने पहले भी करी है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात करी थी। सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक थी। पार्ट 1 से 4 आर्टिकल था। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की बात करता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। फिर पार्ट 4 जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, और पार्ट 4 देखा है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। तो इतना अभी फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी ज़रूरत क्या है कि आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। इसके आगे यूनियन गवर्नमेंट है पार्ट 5 में, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है हमारी कहानी। तो इसको बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि आपके दिमाग में चीज़ें रट जाएँ। सो जो राइट्स पार्ट 3 में है, इसको बताने का मकसद ये भी था कि जो राइट्स आपके पार्ट 3 में हैं वो होंगे फंडामेंटल राइट्स, और जो राइट्स पार्ट 3 के बाहर हैं वो होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि राइट टू वोट क्या है, तो राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के बाहर है, राइट। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है। उसी प्रकार एक होता है ऑर्डिनरी राइट। ऑर्डिनरी राइट कहें जैसे स्टैट्यूटरी राइट और ऑर्डिनरी राइट, ऑर्डिनरी लॉ से ही आता है स्टैट्यूटरी राइट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट से अगर कोई भी राइट निकल रहा है, पार्लियामेंट यानी संसद ने अगर कोई बनाया कोई राइट, पार्लियामेंट के स्टैट्यूट से आया, एक्ट से आया, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा 2005 वाला, या फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्डिनरी राइट्स में जाएंगे, स्टैट्यूटरी राइट्स में जाएंगे। स्टैट्यूटरी राइट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इनको सेफगार्ड कर रखा है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी में आपसे पूछूं तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, बट देश आज़ाद होने के बाद लैंड एक्विजिशन एक बड़े लेवल पर हुआ। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो रिच पीपल थे उनसे लैंड लिया गया, लैंड सीलिंग का कंसेप्ट लगाया। सो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 301 में कर दिया, और इसको जो है एक लीगल राइट करार दे दिया गया, फंडामेंटल राइट से निकाल के रख दिया। तो अब आपसे कोई पूछे कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। उसी प्रकार ह्यूमन राइट्स की भी हम बात करते हैं। सो ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूं बेसिकली, सो ह्यूमन राइट जो हैं वो आपके सेक्शन 2D 1993 के एक्ट से हैं। सेक्शन 2D ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इस बात को बोलता है
कि जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं उसके लिए लिबर्टी जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का उसका है, वो सारी चीज़ें कवर होंगी इस ह्यूमन राइट्स के अंदर। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें भी ह्यूमन के राइट्स को प्रिजर्व करने की आगे बात की गई है। सो इस तरीके से ह्यूमन के राइट्स भी हैं। फिर हम बात करें नेचुरल राइट्स की, कि नेचुरल राइट्स क्या हैं। सो नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि नेगेटिव इन कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर में नेगेटिव है और जिसके लिए किसी लॉ में डिफाइन करने की उनको जरूरत नहीं है। वो भी बेसिक राइट्स हैं और ऐसे राइट्स हैं जो सभी के लिए हैं। जैसे राइट टू फूड, सभी के लिए खाना जरूरी है। राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप भी क्या है, रोज हम लोग सो ही रहे हैं, राइट टू स्लीप क्या है भाई, राइट टू स्लीप भी एक नेचुरल राइट्स है। और जो भी हम नित्य क्रिया कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ये सब भी सबका अपना अपना अधिकार है ना। तो ये तो नेचुरल राइट्स हो गए, दैट आर ऑर्डेंड इन नेचर, ये ऑर्डेंड नेचर में ऑलरेडी हैं। तो नेचुरल राइट्स हमने देखे, लीगल राइट्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखे और स्टैट्यूटरी राइट्स देखे। इस तरीके के अलग अलग ह्यूमन राइट्स देखे। तो सारे राइट्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से नोट करा दे रहा हूँ और देख ले रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं मेरे नोट से, और नोट से आपको डिक्टेट करा दे रहा हूँ। इसके बाद हम मूव करेंगे आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 को पूरा डिटेल में देखेंगे। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंडियाज पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर इंडियाज पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। फंडामेंटल राइट्स आर इंडियाज पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ इंडिया का पैक्ट है फंडामेंटल राइट। तो इस चीज़ को आप लिख लेना, नोट कर लेना कि फंडामेंटल राइट्स आर इंडियाज पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। इस कोड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में। इस सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था। अब आप नोट कर लेना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ कि राइट्स आर लीगली लिखे, हेडिंग डालें, राइट्स, राइट्स हेडिंग डालें सभी। अब इसमें लिख रहे कि राइट्स आर लीगली प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, राइट्स आर लीगली प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड राइट्स इमिनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इमिनेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आर डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यानी जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सो राइट्स इमिनेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, rights emanate from constitution are termed as constitutional rights, but in Indian sense those that are in part 3 of Indian constitution are termed as fundamental rights, those are outside part 3 are called as constitutional rights, फिर आप लिखेंगे कि राइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, राइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स लाइक एमजी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट आर स्टैट्यूटरी राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड हाईएस्ट लीगल सैंक्टिटी and protect because they are remedialized in Supreme Court directly under Article 32 and High Court under Article 226 respectively and under High Court 226 article respectively। फिर आप लिखना other constitutional and statutory rights do not enjoy direct remedy in Supreme Court but through appeal। अब लिखना कि राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 एक लीगल राइट है, इज अ लीगल राइट। और आप लिखना सेक्शन 2D ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, सेक्शन 2D ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सेक्शन 2D ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट डिफाइंस ह्यूमन राइट एज right related to life, liberty, equality, dignity guaranteed by constitution or embodied in international convenient की definition है CONVENT, international convenient, enforceable by court in India। फिर अगली हेडिंग डाला नेचुरल राइट्स, और नेचुरल राइट्स में आप लिखेंगे कि नेचुरल राइट्स are those rights which are traditionally viewed as negative rights
दे आर इनएलिएनेबल राइट्स, दे आर इनएलिएनेबल, INALIENABLE, they are inalienable rights, they are inalienable rights, and they are not depend on law, they are not depend on law and are universal in nature, and are universal in nature. अब आप लिखेंगे हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, एक केस है हुसैन आरा, उसमें क्या राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात की है। जैसे पुलिस ने मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जरूरी है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस पैसे लेती है, करप्शन में इन्वॉल्व होती है, और सिटीजन के जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके साथ छिड़खानी खिलवाड़ होता है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, जेल में उसकी रिमांड ले ली थी पुलिस, पैसे वसूलती, कई चीज़ें चलती हैं। सो राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है ये मेंशन है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो इसको भी लिख लेना है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज मेंशन्ड इन हुसैन आरा, हुसैन HUSSAIN हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपने पूरा लिख लिया होगा। अभी हमारा जो है ये बेसिकली डिस्कशन तो क्या हो गया है, खत्म। अब हमारा जो डिस्कशन है वो है आर्टिकल 12 पर, कि आर्टिकल 12 में क्या डेफिनेशन है उसकी और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट हैं। पूरे नोट्स भी मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा, जैसे अभी ये पूरे डिक्टेट कराए। अभी आप पूरा समझने पर फोकस करना, क्या चीज़ आपको समझाई जा रही है, क्या चीज़ कैसी है, उसको पूरा साफ करते हैं। देखो आर्टिकल 12 में हम स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कवर करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। बेसिकली मेन फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात होती है वहाँ पर। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट को लेके बोला गया है कि स्टेट के दायरे में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन सी एजेंसी आएंगी। वो स्टेट अलग है, एक स्टेट तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक स्टेट की, भाई स्टेट का मतलब ये होता है कि ये पूरा एक सर्कल है और इस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेरिटरी को। इस टेरिटरी के अंदर बहुत सारे चुन्नू मुन्नू लोग हैं, मान लीजिए ये ब्रदरहुड आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी स्टेट, बाहरी देश जब भी अटैक करेगा तो चुन्नू मुन्नू सब क्या हो जाएंगे, आपस में एक यूनिटी शो करेंगे, एक ब्रदरहुड शो करेंगे, और इस एक्सटर्नल फोर्स को कर्व करने के लिए फोर्स लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स को नस्तेनाबूद कर देंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक स्टेट की डेफिनेशन। बट ए स्टेट और एक जो स्टेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दोनों अलग है। ये स्टेट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 12, इसमें हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि स्टेट के दायरे में कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन सी बॉडी आती हैं। सो आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 36 को जब बेयर एक्ट से आप पढ़ेंगे, बेयर एक्ट भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसको भी आप खरीद लेना मार्केट से। बेयर एक्ट से ही मतलब सब कुछ क्या है, आर्टिकल आजकल यूपीएससी का फोकस बेयर एक्ट पर ही है, डायरेक्टली वो बेयर एक्ट पूछ रही है, सिर्फ लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस बात को मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बोल रहा हूँ। तो बेयर एक्ट भी अपने पास रखना, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको तो बेयर एक्ट से भी आप रेफर करते जाना। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं सब कुछ ही पढ़ा दे रहा हूँ, बट बेयर एक्ट से भी जब आप आर्टिकल को देख लेंगे ना दोबारा तो अच्छा रहेगा। सो आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो जब तक कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट बदले ना, चेंज ना हो, तब तक वो डेफिनेशन और फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सेम ही मानी जाती है। सो आर्टिकल 12 में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट के दायरे में आ सकती हैं। तो पहली बात तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, मतलब स्टेट के अंदर है। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया आपका, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। और स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट ये भी दायरे में आ रही है, ये भी दायरे में आ रही है आर्टिकल 12 के। क्या आर्टिकल 12 के अंदर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट भी है और पार्लियामेंट भी है। इसके बाद हम बात करें तो पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी,
पंचायत और म्यूनिसिपालिटी, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहेंगे, ये भी दायरे में आती है आर्टिकल 12 के, राइट। इसके अलावा और हम बात करें कि क्या स्टेट के दायरे में आता है और क्या स्टेट के दायरे में नहीं आता। तो अगर मान लीजिए मुझे इनकम टैक्स भरना है, मान लीजिए मेरी जॉब लग गई बहुत अच्छी और मुझे इनकम टैक्स मेरी लाखों मान लीजिए सैलरी, अब मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स जब भरते हैं पोर्टल वगैरह, तो उसका जो मैनेज पूरा जो कर रहा है वो इन्फोसिस कर रहा है, इसको इन्फोसिस मैनेज कर रहा है इस पूरे पोर्टल को। सो इन्फोसिस मैनेज कर रहा है उस पोर्टल को, तो गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस भी क्या होगा, इन्फोसिस भी जो है स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना बिल्कुल फिट करके। उसी प्रकार कई बार आपने देखा होगा TCS, कई एग्जाम के जो भी आपके टायर 2 एग्जाम, टायर 3 एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है TCS। और TCS क्वेश्चन वगैरह बनाती है, पूरे पोर्टल को मैनेज करती है। JEE का भी TCS वगैरह करती है। सो TCS जब पेपर बना रही है, पूरा पोर्टल को मैनेज कर रही है ऑनलाइन एग्जाम को, तो TCS भी क्या का एक चीज़ के परव्यू में आ गई, इस चीज़ के दायरे में आ गई, स्टेट के दायरे में, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो म्यूनिसिपालिटी है, मतलब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है म्यूनिसिपालिटी में और आपके मेयर है, सो म्यूनिसिपालिटी क्या करती है, कई बार प्राइवेट पार्टी को हायर कर लेती है और उन लोगों को पैसा दे देती है, बदले में उनसे काम करवाती है। उनसे बोलती है कि भाई साफ सफाई, कचरा मचरा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हर चीज़ का पूरा मैनेजमेंट हो, जो भी नालियाँ वगैरह हैं, प्रॉपर वेस्ट डिस्चार्ज, इसमें आप आपके जो भी लेबर है उन सबको लगाइए और जो भी पेमेंट होगी, जो भी वेजेस उनको देना होगा वो हम देंगे। तो जब प्राइवेट पार्टी म्यूनिसिपालिटी के बिहाफ पर काम कर रही है, पूरा देखभाल कर रही है, तो वो प्राइवेट पार्टी भी किस चीज़ के दायरे में जाएगी, प्राइवेट पार्टी भी स्टेट के दायरे में जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट करना। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, BCCI। क्या BCCI जो है वो स्टेट के दायरे में आती है क्या? सो BCCI स्टेट के दायरे में नहीं आती। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जी न्यूज़ वाला जो टेलीविजन वाला जो केस था उसमें बोला कि BCCI, ये बात अलग है कि जैसे जो भी प्लेयर हमारे खेलते हैं उनकी टी-शर्ट पे इंडिया लिखा रहता है, BCCI का लोगो वगैरह होगा, बट BCCI किसी भी तरीके की फंडिंग वगैरह इंडियन गवर्नमेंट से नहीं लेती। वो एक पूरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट बॉडी है, कोई भी फंड वगैरह BCCI को नहीं मिलता है। तो BCCI भी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। उसी प्रकार मैं बात करूँ आपसे कि क्या एयर इंडिया जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि मान लीजिए कि एयर इंडिया एक तरीके से जो भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट अब नहीं आएगी, पहले आती थी। अब इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसको टाटा ने हायर कर लिया है और गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से कम हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। सो टाटा ने खरीद लिया, और टाटा क्या है, प्राइवेट कंपनी के मालिक। सो भाई जो प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं उन्होंने खरीद लिया, सो प्राइवेट कंपनी बन गई। तो प्राइवेट कंपनी बन गई तो अब स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और क्या आ सकता है स्टेट की डेफिनेशन में? अगर जुडिशियरी जो जज है, जैसे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बार बोला था कि मैं 2 काम कर रहा हूँ, एक तो मैं जजेस, जब चीफ जस्टिस थे तो CJI का काम था, या सिंपल जजेस भी थे सुप्रीम कोर्ट के, तो जो भी केस वगैरह थे वो पूरे डिसाइड करना, उन पर अपने जजमेंट देना। और जब वो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो वो केस भी सुन रहे थे, केस को रिजॉल्व भी कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, लोअर लेवल के क्लर्क से लेके चपड़ासी से, प्यून से लेके ऊपर तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन सबको केस अलोकेट करना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, जो भी वैकेंसी क्रिएट होती हैं, टाइपिस्ट की हो गई तुम्हारी, ठीक है, कुक वाले कुक की हो गई, या जो भी फाइल इधर उधर कर रहा है, फाइल को मैनेज कर रहा है, ड्राइवर है तुम्हारा, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मैनेज करने का जिम्मा किसके पास है? वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पास था पहले, जैसे आज BR गवाई साहब के पास होगा। सो BR गवाई साहब आज क्या करेंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर्ट का देखेंगे। सो रूपा अशोक हुर्रा केस में इस बात को बोला गया कि जब भी जुडिशियरी परफॉर्म करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, जब भी जुडिशियरी परफॉर्म करेगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा? वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, मैं कराऊंगा आपको नोट। और RD सेट्टी केस में क्या बोला गया? RD सेट्टी केस में, रामदयाल सेट्टी केस या RD सेट्टी केस में ये बोला कि जब भी कोई कंपनी मोनोपोली है, कोई कॉरपोरेशन है, राइट,
वो गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूनिसिपैलिटी के केस में कोई प्राइवेट पार्टी हो सकती है, टीसीएस, इन्फोसिस जो कंपनियां हैं वो जिस तरीके से गवर्नमेंट की फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, तो जब भी कोई मोनोपोली कोई कंपनी है और वो एक स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प कर रही है, उसका फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सो उस केस में जो है वो भी स्टेट की डेफिनेशन के दायरे में आ जाएगी। तो इस चीज़ को भी मैं नोट करा दूंगा आपको। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट पूरा आर्टिकल 12 आपको जो है बता दिया है अच्छे तरीके से। अब बात आ रही है नोट्स की। इसके नोट्स आपको मैं डिक्टेट करा दे रहा हूँ। सो आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। अब आप लिखेंगे कि आर्टिकल 12 बेसिकली define state and also provide detail that which body slash organization come under purview of state। पहला लिखना उसके अंदर, ये लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद लिखना पहला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लिखना स्टेट लेजिस्लेचर, तीसरा लिखना लोकल अथॉरिटी, इस लोकल अथॉरिटी के अंदर लिखना पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, फिर ये लिख लिया। अब इसके बाद तुम लोग लिखना कि ये लिख लिया। इसके बाद तुम लोग लिखना कि आरडी शेट्टी केस लिखना कि इन आरडी शेट्टी केस बता दे रहा हूँ इसका। आरडी शेट्टी डेफिनेट इसकी स्पेलिंग है। इन आरडी शेट्टी केस सुप्रीम कोर्ट emphasize that if any private body is performing the role of government organization or performing government function, then that organization will also be considered as state। अब इसमें जो आपका एग्जाम्पल लिखना है वो इन्फोसिस का लिख लेना, और इन्फोसिस का एग्जाम्पल लिख देना टैक्स कंप्लायंस पोर्टल। दूसरा लिखना टीसीएस का, और उसके सामने लिख लेना जेई पेपर ऑनलाइन पेपर कंडक्ट एजेंसी। इस तरीके से जो आपके पासपोर्ट, आप लोगों ने देखा होगा पासपोर्ट वगैरह जब बनवाते हैं आप, तो भी टीसीएस का उसमें इन्वॉल्व होता है, टीसीएस का पोर्टल वगैरह वहाँ से पूरा काम होता है। तो टीसीएस उस केस में भी जो है स्टेट की डेफिनेशन की परव्यू में आ जाएगी। तो पासपोर्ट में लिख लेना टीसीएस के साथ। एक लिख लेना दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल भी, कि दिल्ली मेट्रो भी किस चीज़ के अंतर्गत है, स्टेट के अंतर्गत है, परव्यू के अंदर। दिल्ली मेट्रो में क्या टॉयलेट नहीं थी इनिशियली, बट जब किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया, PIL लगाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो दिल्ली मेट्रो है वो भी स्टेट के परव्यू में आती है, और सिटीजन के लिए जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटी हैं, टॉयलेट की बात अगर हम करें फीमेल के लिए, मेल के लिए, तो वो भी प्रोवाइडेड होना चाहिए। सो दिल्ली मेट्रो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आरडी शेट्टी केस में हमने सब देख लिया। अब एक आप लिखना अशोक, जो रूपा अशोक हुर्रा केस। ये है रूपा अशोक हुर्रा केस, और रूपा अशोक हुर्रा केस को अच्छे तरीके से बॉक्स में पुट कर लेना, और इसमें लिख लेना कि जुडिशरी whenever judiciary perform administrative function, then judiciary will also come under the definition of state, फिर एक लास्ट की चीज है वो बताऊं मैं आपको कि देख लेते कुछ छूटा तो नहीं हमारा।
ठीक है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दी है। लास्ट आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट would lead to their wide application contrary to applying them vertically, तो अभी हॉरिजॉन्टल फंडामेंटल राइट और वर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात क्या है। तो जैसे कि अग्निवीर स्कीम का पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई बस 3-4 साल के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। बट इस अग्निवीर स्कीम में फिर गवर्नमेंट ने इस बात को बोला कि 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है ITBP में या आपका सशस्त्र सीमा बल वगैरह CRPF वगैरह में 10% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाएगा जो अपनी सर्विस अग्निवीर में दे चुके हैं। सो ये बेसिकली किस चीज़ का एप्लीकेशन है, एक तरीके का रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हॉरिजॉन्टल फंडामेंटल राइट समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली कहीं ना कहीं लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है। सो वही तो बस ऐसे थोड़ा एक बड़े लेवल की चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा और हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस चीज़ को मिस कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं। बट देखो एक बात तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी मैं कहूँगा कि जो कुछ भी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप दिल्ली के जो भी नोट्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हो दिल्ली में, उनके नोट्स रख लेना आप एक तरफ, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो डिलीवर कर रहा हूँ, इसको रखना एक तरफ। और फिर आप खुद डिसाइड करना कि भाई कंटेंट मतलब किसका अच्छा और क्या कमियाँ हैं, वो हर चीज़ आप समझ जाएंगे। जो चीज़ आप 2,10,000 फी देकर दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ लें, ना तो आपको कहीं रूपा से कुर्रा केस बताएगा, और ना ही कोई आपको RD शेट्टी केस बताएगा, और ना ही कोई BCCI के बारे में बताएगा, और ना ही कोई एयर इंडिया के बारे में बताएगा। हाँ, जो टॉप मोस्ट 3-4 कोचिंग उनको छोड़ दो, बाकी जो लोकल लेवल की, रीजनल लेवल की जो भी कोचिंग, कोई नहीं बताने वाला इतना अच्छा कंटेंट। सो आपका ही पूरा दायित्व है, आपका ही पूरा बनता है, एक ड्यूटी बनती है आपकी कि आप लोग भी मेरे साथ पूरा खून पसीना एक कर दें, पूरी मेहनत लगा दें, पूरी जी जान लगा दें। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जी जान अभी मुझे दिख नहीं रही आपकी तरफ से। वीडियो को भी देखते तो बस वही 20 से 25 लोग, 30 लोग। UPSC की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोगों के पास जो है कमी है संसाधनों की, तो फिर आप क्यों इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा नहीं उठा रहे, मुझे ये समझ नहीं आती बात। क्योंकि 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था आंसर राइटिंग का कि आप मुझे आंसर लिख कर भेजना, बट अभी तक मुझे कोई सिंगल आंसर नहीं मिला। मैंने बोला आपको ऑलरेडी कि भाई 9340786361 मेरा नंबर है व्हाट्सअप। आप जो भी मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर जो है आप मुझे 9340786461 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। मैंने कितनी बार बोला व्हाट्सअप इसको नहीं करना, वो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के नीचे प्रॉपरली पूरा लिख के भेज सकता है कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है इस क्वेश्चन के। आज मॉर्निंग में मैंने लाइव सेशन में भी लिया और यूट्यूब पर भी डाला वो वीडियो दो तरीके से। उसमें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के केस, चाहे वो नवतेज सिंह जौहर केस हो जिसमें सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, यंग लॉयर एसोसिएशन की सबरीमाला केस 4:1 की मेजोरिटी से, इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम का डिसेंट ओपिनियन था। 4 जज ने बोला था कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 वुमेन की कर्व ना हो, 10 to 50 मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनकी एंट्री को अलाउ किया जाए। या उसके बाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की हम बात करें, NCT ऑफ दिल्ली की बात करें तो उसमें बोला था कि एनी मैटर इज इक्वल टू सम मैटर। और बात करें जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, किस तरीके से एडल्ट्री एक डिक्रिमिनलाइज किया गया सेक्शन 497 को। तो बहुत सारे केस लो उसमें डाले। भीमराव अम्बेडकर ने जो बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल की, जब भी कोई भी कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन सोसाइटी के हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से रिजॉल्व किए जाएं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है कि शोइंग हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिजर्विंग द वैल्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, लेटर एंड स्पिरिट। तो इन सब बातों को मैंने पूरा मॉर्निंग में डिस्कस किया है आंसर राइटिंग में। कल मैं सेपरेशन ऑफ पावर वाले क्वेश्चन का भी पूरा आंसर आपको बताऊंगा। आज होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि व्हाट इज आर्टिकल 12। What is Article 12 and also discuss case law, associated with Article 12। तो
आर्टिकल 12 एंड आल्सो डिस्कस केस लॉ एसोसिएटेड विद आर्टिकल 12। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर या तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे या कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। देखो अगर एक भी कोई भेज रहा है ना, तब भी मैं इस चीज़ को लगातार कंटिन्यू करते ही रहूँगा। हाँ, जब कोई बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा तो हम सोच सकते हैं कि इस सीरीज को बंद करें, अदरवाइज तो यूट्यूब पर चलती रहेगी। अगर आप 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, आंसर नहीं भी भेजते हैं, बट ये भी बताते हैं कि हाँ लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो भी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इस चीज़ का बिल्कुल भी आप जो है डर खत्म कर देना कि मैं बीच में रोक दूंगा, कुछ कर दूंगा। 35 से 40 लेक्चर, 35 to 40 लेक्चर जो मैंने प्रॉमिस किए हैं पूरी क्वालिटी खत्म करने के लिए, वो निरंतर ही मैं रोज़ एक लेक्चर डालूंगा। वही 45 से 50 मिनट का लेक्चर रहेगा, 1 घंटे का मैक्सिमम हमारा, और उसमें पूरी आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं। बट आपकी तरफ से भी मुझे वो दिखना चाहिए, वो एफर्ट्स। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़े। अभी तो आप लोग देखती नहीं है, बस कोई आता है 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, निकल गए। 1 मिनट 2 मिनट से यूपीएससी तो नहीं निकलेगी, इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ इस मंच से। महाकाल आई है इसके एज ए डायरेक्टर संजय पटेल, महाकाल आई है इसका मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी देखें, मेरा ना भी देखें, कहीं और भी देखें, बट पूरा देखें वीडियो, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप देख रहे हैं, कहीं कहीं भी देख रहे हैं, मेरा नहीं भी देखें, कहीं और भी देखें, तो पूरा वीडियो देखें, और 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब कहीं जाकर ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठेंगी। रूपा अशोक केस में क्या बोला, आर डी शेट्टी केस में क्या बोला, जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ी आएगा इतनी चीज़ जल्दी पूरा ग्रास्प नहीं होगा। बट हम फटफट बस एक बार आर्टिकल जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बार बार आने वाले 10-15 दिन में सारे फंडामेंटल राइट्स आपको बार बार बोल के बताऊंगा, तो उससे क्या चीज़ें आपको रट जाएंगी, जैसे मुझे रटी आपको भी रट जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 को कल हम पढ़ेंगे, जिसमें जो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 में बोला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर। आर्टिकल 16 में बोला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में बोला है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस नहीं करना अनटचेबिलिटी की, नहीं तो प्रोटेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, उससे एट्रोसिटी एक्ट 1989 लग जाएगा। SC/ST इसमें 6 महीने की सजा है और 1000 रुपये का फाइन भी है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 में, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। आर्टिकल 19 की बात करूँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस की बात की गई है। आर्टिकल 20 की बात करूँ तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात की गई है। आर्टिकल 21 की बात करूँ तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ, जैसे कि हादिया केस में बोले तो राइट टू मैरिज या राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, राइट टू फूड, राइट टू स्लीप, राइट टू शेल्टर, उन सब की बात की गई है उसके अंदर, राइट। तो आर्टिकल 22 में बात करूँ तो डिटेंशन के केस में जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन को लेकर बात की गई है। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात की गई है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने की बात की गई है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सारे रिलीजन्स के राइट हैं। किस तरीके से राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन की बात की गई है, और डिनोमिनेशनल राइट्स किसी इंस्टीट्यूशन के क्या होंगे, और जो भी राइट्स हैं सिटीजन्स के, उसमें माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एजुकेशन किस तरीके से प्रमोट कर पाएंगी अपने रीजन में, वहाँ पर कोई भी स्पीच दे पाएगा नहीं देगा। अगर वो स्टेट से किसी भी तरीके का फंड ले रही हैं तो स्टेट किसी भी तरीके का प्रमोट नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, इस तरीके की बात है। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर बात की गई है। तो इस तरीके से पूरे फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक जो क्रक्स है वो लगातार आने वाले 10 दिन में आपको देते रहूँगा। जैसे बार बार जब भी ये आर्टिकल आप सुनेंगे तो आपको मुँह जबानी रट जाएंगे, जैसे मुझे रट गए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, बट हाँ बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो फिर रट जाएंगे। नहीं तो कई लोगों की फिर यही समस्या रहती है कि भाई हमको रट नहीं रहा फंडामेंटल राइट्स रट नहीं रहे। सो होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये कमेंट जरूर करना आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, फास्ट मोड में रखना है लेक्चर और या स्लो हम चल रहे हैं, क्या है, कुछ भी, हर चीज़ जो भी आपको लगे, लाइक डिसलाइक सब कुछ करें, बट अपने आप को एक्सप्रेस करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आपके पास पूरा है। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा लेक्चर नहीं लगता तो डिसलाइक जरूर करें, तो पता तो चले कि अगर कहाँ पर हमको इम्प्रूव करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से मैं पूरे एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी पूरे एफर्ट्स लगाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें जैसे मैंने बताया है, और जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ इनके आंसर लिखकर जरूर मुझे भेजें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल आपसे। टिल टेक केयर।